आज हमारा 5वां लेक्चर है इस सीरीज़ का, और मुश्किल से हम 4-5 लेक्चर और कवर करेंगे और पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग। कल हमने इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट किया था, सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट किया था। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे कि ये कहाँ से ओरिजिन होती है, किस ग्लेशियर से, किस लेक से, ठीक है, किस झील से ये होती है, इंडिया में ये किस स्पेशल सिटी के किनारे, मतलब इसके किनारे कौन सा शहर है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में ये फ्लो होती है, पाकिस्तान में कहाँ से एंटर करती है, और पंचनद इसमें कहाँ पे आकर मिल जाती है। ये सारी चीज़ें कल हमने इंडस रिवर सिस्टम में देखी थी। और बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम एक अलग प्रोसेस होती है जिसको आज हम मतलब यहाँ पे भी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। एक होता है ड्रेनेज सिस्टम और एक होता है ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो अगर मैं ड्रेनेज सिस्टम की भी बात करूं तो ये इंडिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। कौन सा? गंगा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गंगा जो है वो 2 स्ट्रीम से मिलके बनी। ये सब कुछ हो गया था क्या कल? ठीक है, मंदाकिनी, अलकनंदा सब कुछ हो गया था, भागीरथी, अलकनंदा सब कुछ, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग सब कुछ हो गया था। ठीक है, चलिए फिर आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताइए मुझे कि गंगा को पवित्र नदी क्यों कहा जाता है? कोई बता सकता है? सर धार्मिक मान्यताओं के कारण। धार्मिक मान्यताओं के कारण? तो धार्मिक मान्यताएं ठीक है, और कुछ रीजन कोई बता सकता है एग्जैक्ट रीजन कि गंगा को क्यों पवित्र नदी कहा जाता है? नहीं, ऐसा इतना सही नहीं है वो बात। ठीक है, मंदिर है उसके किनारे बहुत सारे। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम बात करें तो भारत के 4 धाम है और उत्तराखंड के भी 4 धाम है। उत्तराखंड के भी कितने धाम है? 4 धाम। कौन कौन से 4 धाम आपने सुना होगा? एक यमुनोत्री, यमुनोत्री, दूसरा आपने सुना होगा गंगोत्री, ठीक है, एक आपने सुना होगा केदारनाथ, और एक बद्रीनाथ। ठीक है, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं वो बेसिकली 4 धाम हमारे यहाँ पे जो भारत में है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो केदारनाथ मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसको पवित्र नदी क्यों कहा जाता है। यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है यमुना। कौन सी नदी निकलती है? यमुना। ठीक है, गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसको हम आगे जाके गंगा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसको गंगा बोलते हैं, गंगोत्री को गंगा आगे जाके, क्योंकि बेसिकली 2 स्ट्रीम्स आती है। केदारनाथ से एक और नदी निकलती है जिसके ये बहुत आगे मिल जाती है, थोड़ा सा गलत बन गया है। तो केदारनाथ से एक नदी आके मिल जाती है जिसको हम कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। कौन सी नदी कहते हैं? मंदाकिनी। बद्रीनाथ से एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम बताओ। कौन सी नदी आती है बद्रीनाथ से? अलकनंदा आती है। कौन सी आती है? अलकनंदा आती है। कौन सी आती है? अलकनंदा आती है। तो जब इन 4 नदियों से या इन 4 सरिताओं का पानी एक ही जगह आके मिल रहा है, इन सभी का पानी एक ही जगह आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसमें? गंगा में। और ये 4 क्या है? पवित्र धाम है। ये 4 क्या है? पवित्र धाम है। ठीक है, दैट्स व्हाई गंगा इज नॉन एज सेक्रेड और होली रिवर। बात समझ में आ रही? उत्तराखंड के 4 चोटियां, ये 4 चोटियां भी हैं। ठीक है, यमुनोत्री ले लो आप, गंगोत्री ले लो, केदारनाथ ले लो, बद्रीनाथ ले लो, बेसिकली ग्लेशियर भी है। ठीक है, इनसे 4 पवित्र नदियां निकलती है और इन चारों पवित्र नदियों का पानी जो है कहाँ कर मिलता है? गंगा में। इसलिए हम गंगा को क्या कहते हैं? पवित्र नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज पे आते हैं। किस पे आते हैं? गंगा की ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियों पे आते हैं। इस गंगा की सहायक नदियों में हमने कुछ नदियां तो देख ली थी, जैसे मंदाकिनी, भागीरथी, भीलन गंगा। ठीक है, ये कुछ जो बेसिक नदियां थी जब गंगा आके बन रही थी, उससे पहले जो नदियां थी उनको हमने देख लिया था। ठीक है, अब अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन बन सकता है तो पूछा जा सकता है कि गंगा की दाएं हाथ की नदियां, बाएं हाथ की, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। बात समझ में आ रही है?
कौन सी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज करेंगे, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज करेंगे। कौन सी ट्रिब्यूटरीज करेंगे, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन किसकी सहायक नदी है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, तो सबसे पहली नदी हम पढ़ेंगे इस सीक्वेंस में, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में बता रहा हूं आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपसे वो बोले जैसे ये गंगा रिवर जा रही है, ये गंगा रिवर जा रही है, ठीक है, आप लोगों को पता है गंगा क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, उसके बाद ये कहां पे, साउथ ईस्ट की तरफ एंटर कर जाती है, कहां से, फरक्का से। ये भी बता दिया था आप लोगों को। दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती, कौन कौन सी, हुगली और भागीरथी में। दो जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है, उनमें ये विभाजित हो जाती है फरक्का के पास, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो याद रखना इसकी जो इधर से मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है, ये वाली जो है इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है इसका, रामगंगा। ठीक है, अब जो सहायक नदियां हैं उनके उद्गम की बात नहीं करेंगे, नहीं तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतना हम याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, अभी एक छोटे सेंस की अगर बात करें तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, गंगा की। ठीक है, ये कुमाऊं हिमालय से निकलती है, कहां से निकलती है, कुमाऊं हिमालय से निकलती है। ठीक है, और ये गंगा में आके मिल जाती है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट निकल के आता है कि रामगंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आई होप सो इतनी बात आप सभी लोगों को पता चल गई होगी। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गई। अगर और डीप में पूछे तो इस रामगंगा नदी की भी उद्गम या सॉरी सहायक नदी पूछी जा सकती है। चांस कम है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वो एक नंबर दो एक क्वेश्चन के लिए लड़ाई हो रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन इंडियन रिवर्स से आता ही आता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आ जाए तो छूट ना जाए, इसलिए जो इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नदी है उनमें से रामगंगा की एक नदी है खो और एक है गोला। ठीक है, याद रख सकते हैं आप अगर रखना चाहें, अगर नहीं भी रखना चाहें तो इतना याद रख लीजिए कि गंगा की सहायक नदी कौन है, रामगंगा। ठीक है, एक और नदी है किशन गंगा। किशन गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, याद रखना, किशन गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, जो सिंधु नदी तंत्र का भाग है, वो किसका भाग है, सिंधु नदी तंत्र का भाग है। यहां तक सभी को समझ में आ गया। उसके बाद दूसरी नदी हमारी चालू होती है जिसको हम कहते हैं गोमती नदी। कौन सी नदी, गोमती नदी। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन सकता है तो बाय चांस अगर बने, मतलब बाय चांस इन द सेंस कि पहला क्वेश्चन तो ये कि गोमती किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। ठीक है, ये जो है एक झील है, उस झील से निकलती है, उस झील का नाम है गोमती ताल झील। उसी का एक और नाम है फुलहर झील। उसी का एक और नाम है, उस झील का नाम क्या है, गोमती ताल झील या फुलहर झील। उस झील का नाम क्या है, फुलहर लेक या गोमती ताल लेक। ठीक है, वहां से ये नदी निकलती है और उसके बाद में ये एक कभी क्वेश्चन बाय चांस बने कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब इस गोमती नदी की जो सहायक नदी है, अगर मैं बात करूं कि गंगा की सहायक नदियां और फिर उनकी भी सहायक नदियां, तो उनकी भी सहायक नदियों में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरा सेंस कहता है इतना, ठीक है, उसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है तो वो गोमती की सहायक नदियां हो सकती है, अगर ज्यादा डीप में पूछा जाए तो। इसमें से एक नदी निकल के आती है, उस नदी का नाम है सई। क्या नाम है, सई नदी। ठीक है, सई नदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई बता सकता है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी को आदि गंगा कहा गया है रामचरितमानस में। बात समझ में आ रही है? आपसे पूछा जा सकता है, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका। ठीक है, क्योंकि आजकल वो वेदों वगैरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सई नदी किसकी सहायक नदी है, तो पहली बात तो आप बता दोगे किसकी है, गोमती की है। किसकी है, गोमती की। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने आदि गंगा की उपमा या संज्ञा किसको दी गई थी? सई नदी को। आदि गंगा किसको बोला था उन्होंने? सई नदी को बोला था। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, अगली नदी की बात करते हैं। तो एक और नदी है जो यहां आके मिलती है, उसका नाम है वरुणा। क्या नाम है? वरुणा। ठीक है, याद रखना वरुणा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये नदी? क्योंकि वाराणसी शहर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दो नदियां आके मिल रही थी, उनमें से एक नदी का नाम था वरुणा। क्या नाम था? वरुणा। और दूसरी नदी अब विलुप्त हो गई है, उसका नाम था अस्सी।
क्या नाम था? 80। शायद हम कह सकते हैं कि इसी के नाम पर वाराणसी में 80 घाट है। सुना है सभी ने? ये नदी अब क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। इन दोनों का जहां संगम हो रहा था, फिर गंगा आ रही थी, तो इसीलिए उस शहर का नाम वाराणसी पड़ा होगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये किसकी सहायक, ये हमने कौन सी नदियां देखी अभी? गोमती, वरुणा और रामगंगा, ये 3 नदियां अभी हमने देखी। यहां तक सभी को क्लियर है? अब मैं एक बार इसको पूरे को रफ कर रहा हूं कि हम एक ब्लैंक पेज में ही पढ़ दो, ज्यादा सही रहेगा। इसी में चलने दे, ठीक है? चलो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां चलते हैं। यमुना आ गई इधर से, फिर चलो इसमें ले लेते हैं। उसके बाद अगली नदी है, अगली नदी है जिसका नाम है घाघरा। कौन सी नदी है? घाघरा नदी, ठीक है? कहना क्या चाहता है ये? चलो ठीक है, कौन सी नदी? घाघरा नदी, ठीक है? क्यों फेमस है ये कोई बता सकता है? नहीं, वो तो घग्गर है, वो तो घग्गर नदी है। इतना ज्यादा नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये मापचा लुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? मापचा लुंग ग्लेशियर से निकलती है। उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात कि इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसको कर्णाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब बेसिकली बहुत सारी और दूसरी भी नदियां हैं, हुमायूं कर्णाली, ठीक है, और दूसरी नदियां हैं, ये जब सब आके मिल जाती है तब इसको कर्णाली के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा, वैसे नहीं बनने का चांस है, ठीक है, इस साल तो नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन, कि नेपाल में जो है घाघरा नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, ये गंगा की दूसरी बड़ी सहायक नदी है, ये गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। कौन सी है? सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। बात समझ में आई? ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? कर्णाली, ठीक है? अब ये जो घाघरा नदी है, इस घाघरा नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, इसी घाघरा नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे इसमें से एक इसकी सहायक है जिसको हम कहते हैं शारदा। इसी को हम क्या कहते हैं? शारदा। इसी को क्या कहते हैं? शारदा, ठीक है? क्या कहते हैं? शारदा। शारदा क्यों याद रखना है? शारदा इसलिए याद रखना है क्योंकि ये भी एक ग्लेशियर से निकलती है, उस ग्लेशियर का नाम है मिलाम। किस ग्लेशियर से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? शारदा नदी, ठीक है? चलिए, उसके बाद अगर दूसरी इसकी सहायक नदी की बात करें तो राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती नदी, ठीक है? राप्ती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। किसकी ट्रिब्यूटरी? घाघरा की। अब अगर बाय चांस, देखो मेरा काम है पढ़ाने का, ठीक है? अब आप में भी देखो, एक और बात बता देता हूं, एक सेंस होता है एग्जाम का भी। जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि क्या पढ़ना है, उस दिन एग्जाम निकल जाएगी। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। जिस दिन ये समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, उस दिन एग्जाम निकलना स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम से, ठीक है? तो अभी मैं आपको एक और रिवर बता रहा हूं कि राप्ती रिवर जो है, इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है, इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है दानो। उसका नाम क्या है? दानो, ठीक है? क्योंकि एमपीपीएससी शॉर्ट क्वेश्चन देता है कि कौन किसकी ट्रिब्यूटरी, वो अंदर से कुछ नहीं पूछता कि कौन कहां से निकलती है, ठीक है? तो मैं सिर्फ एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं, जितना मुझे समझाया गया है कि भैया इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अभी अगर हम पढ़ने जाएं तो ये 5 दिन का टॉपिक है, पूरा इंडियन रिवर जो है 4-5 दिन लगते हैं इसको पढ़ने में, पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है? अब हम एक लेक्चर में इसको पूरा खत्म करना चाह रहे हैं, तो हमें कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो फैक्चुअल चीजें, उस पर ही हम अभी ज्यादा फोकस्ड रह सकते हैं, ठीक है? तो हमें पता चला कि कौन कौन सी 2 नदियां हैं, एक तो शारदा और दूसरी राप्ती। इन दोनों से भी, अगर शारदा के बाद एक और इंपॉर्टेंट रिवर की बात करूं तो मैं बबई,
ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। बबई किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाघरा की ट्रिब्यूटरी। किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाघरा की ट्रिब्यूटरी। कौन सी? बबई रिवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अगली जो हमारी रिवर आ जाती है उसको हम कहते हैं गंडक। उस रिवर को हम क्या कहते हैं? गंडक रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? गंडक रिवर। ठीक है, अब ये जो गंडक रिवर है इसको नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। कौन सी? हाँ हाँ, ये वही वाली है। ठीक है, इसमें बेसिकली पहले काली नदी अपना पानी लेके आती है, फिर दो नदियां जब मिलती है तब इसको नेपाल में नारायणी बोला जाता है। लेकिन एक बड़े स्केल पे हम बोल सकते हैं कि इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। किस नाम से जाना जाता है? नारायणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, एक और, ये कौन सी रिवर है? गंडक। ठीक है, एक और रिवर है जो इसकी सहायक नदी नहीं है, लेकिन किसकी सहायक है? वो गंगा की है। अलग अलग दोनों नदियां हैं। एक और है, इधर से आ रही है बिल्कुल ऐसे घूमते फिरते, उसका नाम है बूढ़ी गंडक। क्या नाम है? बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंडक भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं कोसी पे। किस पे आते हैं? कोसी पे, जो लास्ट हमारी है उस पे हम आते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट रिवर है थोड़ी सी। कोसी रिवर का ओरिजिन भी हमें पता होना चाहिए। कोसी नदी कहां से निकलती है, इसका ओरिजिन हमें पता होना चाहिए। कोई बता सकता है कहां से निकलती है? कोसी रिवर कहां से निकलती है, कोई बता सकता है? नेपाल के आसपास से तो निकलती है, लेकिन भारत में है वो जगह। ठीक है, तो आप लोगों ने हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा में एक झील है, उस झील का नाम है चोलामो। कौन सी झील है? चोलामो झील। ठीक है, वहां से ही निकलती है, या आप कह सकते हो कि ये कहां से निकलती है? कंचनजंगा से निकलती है। कहां से निकलती है? कंचनजंगा से निकलती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये जो कोसी है, ये जो कोसी है, ये 7 नदियों का पानी, ये जब नेपाल में इंटर करती है ना, तो नेपाल में इसको सप्तकोशी बोला जाता है। 7 नदियों का पानी लेके आती है अपने पास, हिमालय की 7 नदियों का पानी लेके आती है, इसलिए इसको सप्तकोशी बोलते हैं। वहां पे क्या बोलते हैं? सप्तकोशी। और अगर बाई चांस और डिटेल में पूछिए कि इस कोसी की भी, सप्तकोशी में सबसे बड़ी सहायक नदी आप बताओ, तो वो है अरुणा कोसी। कौन सी है? अरुणा कोसी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब बारी आती है आगे, जब ये भारत में मैदानी इलाकों में इंटर करती है। कौन? प्लेन एरिया में इंटर करती है कोसी रिवर। ठीक है, तो ये भारत में बड़ा मतलब आतंक मचाती है। ठीक है, ये बड़ा विकराल रूप, विशाल रूप ले लेती है भारत में। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो रिवर है ये अपना मार्ग, ठीक है, अपना जो रास्ता है वो परिवर्तित करने के लिए बदनाम है। ठीक है, अपना जो रास्ता है वो परिवर्तित करने के लिए क्या है? बदनाम है। ठीक है, अपने रिवर बेड को ये छोड़ देती है बहुत बार। क्यों छोड़ देती है? तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें फ्लो ही इतना आता है। 7 हिमालयन रिवर का पानी अपने साथ लेके आना, मतलब हिमालय में जब रिवर्स होती है, मतलब जब पहाड़ से रिवर अपनी निकलती है, तो वो यूथफुल स्टेज में होती है कि नहीं होती है? उनकी ग्रेडियंट पावर, प्रवणता क्षमता अधिक होती है कि नहीं होती है? वो किसी भी चीज को आसानी से उखाड़ के ले जाती है। तो जब ये इतना सेडिमेंट अपने साथ लेके आएगी, इतना अवसाद अपने साथ लेके आएगी, तो जब ये अपने अवसाद को मैदानी भागों में ले जाती है तो वहां ये जमा करती है, तो ये वहां से अपना रास्ता बदल लेती है। इसलिए कोसी नदी किसके लिए फेमस है? मार्ग परिवर्तित करने के लिए फेमस है। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है कि ये 18वीं शताब्दी में, ठीक है, कब? 18वीं शताब्दी में ये गंगा की सहायक नदी ना हो, मैंने किसमें लिख दिया? कोसी लिख दिया। कोसी, ठीक है, अभी उस पर नहीं आते हैं, वो तिस्ता नदी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? थोड़ा बहुत भी? ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? मार्ग परिवर्तित करने के लिए फेमस है। कौन? कोसी रिवर। कौन सी रिवर? कोसी रिवर। ठीक है, एक और गलत बात मैंने आप लोगों को बता दी है, वो ये है कि ये कंचनजंगा से निकलती है, ये नेपाल से निकलती है। मैं तिस्ता रिवर का समझ गया। ठीक है, जो तिस्ता रिवर है मैं उसका समझ गया। ठीक है, ये नेपाल से ही निकलती है। सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गई? सभी को इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद
हाँ, ये चोलामू झील से नहीं निकलती, चोलामू झील से कंचनजंगा निकलती है। ठीक है, कोसी और वो तीस्ता में कंफ्यूजन है बड़ा। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। इसी के बाद अगर हम और आगे एक्सटेंड करें तो एक महानंदा रिवर भी आती है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ने वाले। अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने आपको कहां से स्टार्ट किया, रामगंगा से। उसके बाद क्या बताया मैंने, गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी। ठीक है, तो आप इसी सीक्वेंस में याद रख सकते हो, क्योंकि ये कैसा सीक्वेंस है, पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदी है। बात समझ में आ गई। ये सभी जो रिवर्स मैंने आपको बताई, ये क्या है, पश्चिम से पूर्व। अगर इस सीक्वेंस को याद करना चाहते हो तो लास्ट में एक रिवर और लिख सकते हो, महानंदा। ठीक है, जो कि कहां से निकलती है, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। आगे बढ़े अब हम लोग। अब हाँ, ये लास्ट है, उसके बाद भी छोटी बड़ी नदियां, लेकिन इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लिए, अब हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहला क्या है, जो सारे प्रयाग है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनता है कोसी का। ठीक है, कोसी का बनता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है घाघरा का। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, घाघरा का। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से अगर बनने का चांस है तो वो सई रिवर का बनने का चांस है। ठीक है, आप उसको हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हो। इतने क्वेश्चन अगर आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपके हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है किसकी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब इधर से रिवर आएंगी और इधर मिलेगी, ऐसा बिल्कुल सही सी बात है। ये राइट होगी, नीचे वाली राइट और ऊपर वाली लेफ्ट। ऐसा होता है क्या, नदी ओरिजिन होती है वहां से, फिर वो क्या निकलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर डायरेक्शन बताया और ऊपर चाहे वो फिर किधर भी मुड़ जाए। देखो पश्चिम से पूर्व, आप नदी में यहां खड़े हो इस साइड से, तो इस साइड आपका राइट होगा नीचे और इस साइड लेफ्ट होगा। तो ऊपर वाली अभी हमने लेफ्ट ही देखी थी ना। ठीक है, अभी हमने लेफ्ट देखी थी, अभी राइट में लिखा भी था शायद। ठीक है, अब समझना मेरी बात को ध्यान से। मैं आपको ये बताने वाला था कि एक होता है नदी, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये नदी इसमें गिर गई, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा किस बिहाफ पे बोलते हैं कि जो यमुना है वो गंगा की सहायक नदी है, ऐसा किस बिहाफ पे बोलते हैं। तो इसके पीछे का एक कारण हम लोग ये लॉजिक लगाते हैं कि वो जो नदी है वो बड़ी होनी चाहिए। पहला हम ये लॉजिक लगाते हैं कि वो नदी बड़ी होगी, या फिर वो सीधे जा रही थी, ये इसमें आके मिल गई, एक ये लॉजिक है। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो जब भी कोई नदी किसी की सहायक नदी होगी तो सीधी सी बात है, जैसे मान लो गंगा नदी, उसका जो रिवर बेड होता है ना, मतलब वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो जिस नदी का भी गहरा होगा, बात समझ में आ गई, जिस नदी का भी वाटर बेड गहरा होगा, उसमें डेप्थ होगी, तो उसमें अगर कोई नदी आके मिल रही है या वो किसी और नदी में, ऐसा कहना का सेंस बनता है कि क्योंकि कोई नदी उसी में आके मिलेगी क्योंकि उसका वाटर बेड क्या है, गहरा है, तब जो मेन जिसका वाटर बेड गहरा होगा वो मेन नदी होगी, और उसमें जो भी आके मिलेगी वो क्या होगी, ट्रिब्यूटरी होगी। वो क्या होगी, सहायक नदी होगी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ये मेन लॉजिक होता है किसी भी नदी को सहायक कहने का, ये ट्रिब्यूटरी कहने का। तो इधर से सबसे पहली नदी आ रही है, इधर से, कहां से, जिसको हम कहते हैं यमुना। क्या कहते हैं, यमुना। यमुना कहां आके मिलती है गंगा में, प्रयागराज में। कहां पर, प्रयागराज में। कहां पर आके मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, प्रयागराज में बेसिकली पहले माना जाता था कि 3 नदियों का संगम है। कितनी नदियों का, 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, अब इसके सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री। ठीक है, और किस चोटी से निकलती है, बंदरपोच चोटी से निकलती है। कहां से निकलती है, बंदरपोच चोटी से निकलती। कौन सी नदी, यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। यमुना नदी जो है हरियाणा में भी प्रवेश करती है, याद रखना। यमुना नदी उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये किस में मिल जाती है, किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, गंगा में। तो इसके स्टेट भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि ये किन किन राज्यों से होके बहती है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। ऐसे ही अभी हमने गंगा नदी देखा, तो गंगा नदी किन किन राज्यों से होके बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों से होके बहती है। क्या झारखंड से नहीं बहती है,
बहती है झारखंड से भी, ठीक है। तो 5 राज्यों से होके बहती है कौन सी नदी? गंगा नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसकी? यमुना की, ठीक है। यमुना के बारे में आपको सारे फैक्ट्स पता ही होंगे, क्योंकि यमुना का उद्गम और हमें जो मतलब ओरिजिन और इसका जो माउथ है वो पता है, और इसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं वो लगभग मध्य प्रदेश से ही निकलती है। लगभग सभी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, पार्वती, केन, काली सिंध, ये सब किस में से निकलती है? काली सिंध चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया। उसके बाद में एक और नदी आप याद रख सकते हो जिसको हम कहते हैं पूर्वी बनास, जो मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। पूर्वी बनास, या शायद आप इसको छोटी बनास कहते होंगे, बड़ी बनास कहते हो, क्या कहते हो? मतलब राजस्थान से आने वाली ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? बनास नदी, ठीक है। 2 बनास नदियां हैं, ठीक है। ये दोनों अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। एक इस साइड चली जाती है और एक इस साइड चली जाती है। बात समझ में आ गई? ये वाली जो नदी है ये कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। ये वाली जो बनास नदी है ये कहां पर? कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। जब मैं आपको अभी इनलैंड रिवर्स बताऊंगा तो 4 ऐसी इनलैंड रिवर्स हैं जो गायब हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना सभी को समझ में आ गया? केन, फिर ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। उसके बाद इसकी जो दूसरी, देखो सबसे पहले हमने यमुना देखा, यमुना की भी सहायक नदियां देख ली। अब देखना उसमें क्या, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और एमपी में आपने सारी रिवर्स पढ़ी ही है। कौन कौन सी? चंबल पढ़ा है। अब चंबल कहां से निकलती है ये बताने का कोई सेंस नहीं है, आपको पता है कहां से निकलती है वो? कहां से निकलती है? जानापाव पहाड़ी से, ठीक है। उसके बाद उस पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, डैम्स है, वो भी आप लोगों को पता है, ठीक है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ठीक है। आप लोगों को तो इतना भी पता होगा कि कितना कितना शहर एमपी का है और राजस्थान का है, ठीक है। सभी का यहां तक सभी को क्लियर है? इतना हम लोगों को पता है। इसी पे गांधी सागर अभयारण्य भी है ना? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो नदी है यमुना, मतलब इसकी सहायक नदी यमुना की, उसका नाम गंगा की जो सहायक नदी उसका नाम है तमस नदी, या जिसको हम टोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन्स। ये भी मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है। ये भी किससे ओरिजिनेट होती है? मध्य प्रदेश से। टोन्स या तमस नदी, ये जो है ये रीवा पन्ना पठार से होकर बहती है, ठीक है। और बड़े शानदार जलप्रपात बनाती हुई जाती है आगे, जाती है कि नहीं जाती है? फिर बीहड़ जो है वो शायद इसी की सहायक नदी है, बीहड़ इसी की सहायक नदी है ना, ठीक है। और वहां पे भी बहुत अच्छे जलप्रपात बनते हैं। तो ये जो नदियां ये स्टेप फोल्ड से होके जाती है। किससे होके जाती है? स्टेप फोल्ड, सोपानी भ्रंश से होके जाती है, ठीक है। अब स्टेप फोल्ड क्या होता है ये हम आगे समझ लेंगे कि क्या होता है स्टेप फोल्ड। बेसिकली जब नदियां इस तरह से जाए ना, इस तरह से, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टेप फोल्ड। जब भी तो झरना बनेगा, मतलब यहां से नदी आई, यहां गिरी, फिर यहां आई, यहां से गिरी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेप फॉल्ट। मतलब एक कोई जमीन का पूरा टुकड़ा हुआ करता था, उसमें से धीरे धीरे वेदरिंग इरोजन हुआ, अब इतना टुकड़ा बचा, फिर उसके बाद से थोड़ा कम टुकड़ा बचा, इसको हम कहते हैं स्टेप फॉल्ट। हो सकता है वो जमीन का टुकड़ा नीचे चला गया हो, अब उसके पीछे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? उसके बाद गंगा की एक और सहायक नदी निकल के आती है, उसका नाम है कर्मनाशा। ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कर्मनाशा किसकी सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कर्मनाशा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। कहां से निकलती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? कर्मनाशा, ठीक है। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगली जो नदी है हमारी सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी, ठीक है। सोन नदी जो है, सोन नदी ये भी किसकी सहायक है? गंगा की। आप लोगों को पता होगा अमरकंटक पहाड़ी से मेनली 2 नदियां निकलती है, एक उत्तर की तरफ जाती है और एक पश्चिम की तरफ जाती है। जो पश्चिम की तरफ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? नर्मदा। और जो उत्तर की तरफ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सोन, ठीक है। यही सोन कैमूर और पारसनाथ पहाड़ी के बीच से होके जाती है और आगे पटना के पास में, पटना के निकट किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है, ठीक है। आप लोगों को पता है, अभी पता चलेगा। इसके बाद एक और नदी बताता हूं, फिर पटना के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ठीक है। एक और नदी यहां पे याद रखना, यहां पे पीली रेत मिलती है।
इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, सोन। ठीक है, पीली रेत मतलब सोना जो होता है वो ऑलमोस्ट पीला होता है। ठीक है, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, सोन कहा जाता है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में एक और नदी है जो इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है पुनपुन। कौन सी नदी है, पुनपुन नदी। ठीक है, ये भी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। अब समझना, जो पटना है ये सब पटना के आसपास मिल रही है दोनों नदियां। ठीक है, जो पटना शहर है, मान लो ये पटना शहर है, ये बहुत समय तक जो है, जब हम इतिहास में समझते हैं, हिस्ट्री में समझते हैं, तो ये बहुत समय तक राजधानी का केंद्र बना रहा कि नहीं बना रहा। ठीक है, क्यों बना रहा ये, इसको पाटलिपुत्र पहले कहते थे, लेकिन बेसिकली आज के सेंस में तो पटना ही है। क्योंकि ये जो जगह है पाटलिपुत्र, ये जल दुर्ग की तरह एक काम करता था किसी भी शासक के लिए। बिल्कुल, जल दुर्ग। पहाड़ियों से नहीं कह सकते हम। सबसे बड़ी बात है कि इसके आसपास तीनों तरफ क्या थी, नदियां, और नदियां पार करने से पहले अगर कोई दुश्मन आएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये वाटर फॉरेस्ट, जल दुर्ग, वाटर फोर्ट, जल दुर्ग की तरह काम करता था। इसलिए जितने भी अधिकतर शासक हुए उन्होंने इसका अपना केंद्र बनाया, उन्होंने अपना इसको क्या बनाया, केंद्र बनाया। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। आई होप सो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो पुनपुन नदी के बाद अगली नदी आती है जिसको हम कहते हैं फाल्गु नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फाल्गु नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की है। किसकी है, गंगा की है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। तो अभी हमने राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, देखो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। एक बार हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, मतलब ऊपर से आके जो मिल रही है। आप गंगा का मैप अपने दिमाग में रखो कि गंगा कहां से निकलती है। सभी क्लियर हो गया, कौन सी दो स्ट्रीम, दो सरिता इसको मिलाती है, तो एक भागीरथी और एक अलकनंदा। उसके बाद से गंगा को आगे बढ़ाओ। उसके बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो उसमें सबसे पहले रामगंगा आके मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है। रामगंगा के किनारे कौन सा नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद रामगंगा के बाद में दूसरी नदी कौन से आके मिल जाती है, गोमती। गोमती क्यों फेमस है, क्योंकि इसी की एक सहायक नदी है सई, जिसको आदि गंगा कहा गया। देखो दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरी बात कौन सी है, कौन सी नदी, वरुणा। वरुणा को क्यों याद रखना, क्योंकि वाराणसी इसी के किनारे। ठीक है, चलिए चौथी नदी कौन सी हो गई बिना देखे, घाघरा, गग्गर नहीं, कौन सी, घाघरा। ठीक है, इसी घाघरा की एक और सहायक नदी है शारदा। ठीक है, बस इतना समझेंगे, शारदा। ठीक है, इसी शारदा को आगे जाके हम क्या कह देते हैं, अयोध्या में। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद में अगला, उसके बाद में अगली कौन सी नदी थी, गंडक। ठीक है, उसके बाद में गंडक याद आ गया तो अगली जस्ट बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। बस इतना ही याद रखना है हमें। इतनी बात समझ में आ गई। एक सीक्वेंस में 2-3 बार पढ़ोगे तो गंगा ही याद हो जाएगी आप लोगों को पूरी। फिर उसके बाद लेफ्ट बैंक, नीचे से आके देखते हैं, राइट बैंक देखते हैं, नीचे से आके सबसे पहले यमुना। ठीक है, अब यमुना में भी बहुत सारी रिवर्स है तो वो हमें याद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एमपी में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, यमुना के बाद में फिर दूसरी मैंने कौन सी बताई आपको, कौन सी, टोन्स। कौन सी बताई, टोन्स, जिसको तमस भी कहा जाता है, तमसा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी बताई, सोन। उसके बाद कौन सी बताई, सोन। उसके बाद कर्मनाशा। ये कर्मनाशा रिवर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका नाम ही थोड़ा ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट बना देता है अपने आप को। ठीक है, कर्मनाशा किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। कौन सी है, किसकी, गंगा की। उसके बाद एक और नदी कौन सी है, पुनपुन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाल्गु। ठीक है, तो एक बार यमुना, तमसा, उसके बाद में सोन, फिर पुनपुन, फिर फाल्गु, कर्मनाशा और फिर फाल्गु। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गया। अब उसके बाद गंगा की अभी ये वाली ट्रिब्यूटरीज बची है, क्योंकि यहां से ये किसमें आगे जाके जैसे हम देखते हैं ना, तो यहां पे जैसे ऐसे बहते बहते फिर ये ऐसे चली जाती है कि नहीं चली जाती है। ठीक है, तो जब ये यहां से दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है तो इसकी एक वितरिका जो भारत में है इसको हम क्या कहते हैं, हुगली। क्या कहते हैं, हुगली। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अभी सुना होगा जो कोसी नदी है उसको हम बिहार का शोक कहते हैं, उसको बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि वो क्या लाती है, बाढ़ लाती है। क्या लाती है, बाढ़ लाती है, क्योंकि 7 कोसी, सप्तकोशी से बना हुआ है ना, तो बहुत ज्यादा पानी आता है, मार्ग परिवर्तित करती रहती है, हर बार मार्ग परिवर्तित करती रहती है। तो रिवर जब मार्ग परिवर्तित करेगी, अपना जो पाथ है वो चेंज करेगी, तो ऑब्वियसली सी बात है क्या आएगा, फ्लड आएगा। क्या आएगा, फ्लड आएगा। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। किसको, कोसी नदी को। ठीक है, अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, इस हुगली नदी की सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है वो है दामोदर। कौन सी है,
दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ठीक है, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से होके जाती है। ये छोटा नागपुर पठार की मुख्य नदी है दामोदर नदी। ठीक है, ये दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होके बहती है। किससे होके बहती है? भ्रंश घाटी से। ठीक है, फॉल्ट से होके बहती है। किससे होके बहती है? फॉल्ट से। बात समझ में आ गई सभी को? तीन ऐसी नदियां हैं, मैंने तीनों आपको बताई है। अगर बाय चांस क्वेश्चन बनेगा तो फॉल्ट से भी बन सकता है। ठीक है, भ्रंश घाटी से होके बहने वाली रिवर्स कौन सी है? तीन नदियां हैं मुख्य। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और तीसरी दामोदर। अगर हम और डिटेल में देखें तो कुछ भाग माही नदी का भी है और कुछ भाग सोन नदी का भी, लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो तीन नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर जाती है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर है? इसी दामोदर नदी के किनारे डायमंड हार्बर है। क्या है? डायमंड हार्बर है। क्या है? डायमंड हार्बर है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक सभी को समझ में आ गया? इतना सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए अब हाँ, तभी इसको हुगली बोलते हैं। इसकी एक ट्रिब्यूटरी, एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। देखो ऐसा क्यों होता है कि गंगा यहां आके दो भागों में बट रही है? क्योंकि गंगा जब मैदानी भागों में इंटर कर जाती है, तो मैदानी भागों में जब ये अपनी अंतिम अवस्थिति में होती है, जब इसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? वाटर कैरिंग कैपेसिटी। मतलब इसका जो पानी होता है ये भी, मतलब क्या होता है, बहुत लंबे बेड में आप जब देखते हो ना, तो बिहार के बाद गंगा का जो तट है वो और चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? और चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अवसाद लेके आती है और ये अवसाद को साइड में जमा करते 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 जाती है और फिर इतना अवसाद हो जाता है कि ये जगह बना के दो अलग वितरिकाओं में बट जाती है। उस समय गंगा जो है वो अपने ओल्ड स्टेज पे होती है। हम कह सकते हैं कि मेच्योर से ओल्ड स्टेज के बीच में होती है, प्रौढ़ से वृद्धावस्था के बीच में होती है। नदियों की तीन अवस्थाएं होती है, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्णावस्था। मतलब यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। तो ये अपने मैच्योर और ओल्ड स्टेज के बीच में होती है इस समय। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। इसलिए किस में बढ़ जाती है? दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है। कौन? गंगा। एक डिस्ट्रीब्यूटरी को हम कहते हैं हुगली, दूसरी को हम क्या कहते हैं? भागीरथी। क्या कहते हैं? भागीरथी। मतलब जहां से गंगा चालू हुई थी भागीरथी, वापस उसी नाम से हो गई। हाँ है ना? ठीक है, चलिए इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब इस हुगली नदी की सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी नहीं है दामोदर, किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हुगली। पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कोसी को तो बिहार का कहा जाता है। हुगली को कहा जाता है कि दामोदर को? दामोदर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर को। ठीक है, चलिए भ्रंश घाटी से होके जाती है ना। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर बाय चांस एक और क्वेश्चन बनना चाहे तो यहां से एक और बन सकता है कि एक और नदी है यहां से जिसका नाम है अजय, या जिसको अजोय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजोय। ये भी हुगली नदी की सहायक नदी है। बाय चांस बने, नहीं बन सकता है जहां तक मुझे अंदाजा है, लेकिन फिर भी हम सेफ जोन में रहने की कोशिश करते हैं। अजय या अजोय नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ठीक है, हुगली नदी की सहायक नदी है। अगर और डीप में क्वेश्चन बने दामोदर नदी के, तो दामोदर नदी कहां पर जाकर, दामोदर इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रदूषित नदी की संज्ञा किसको दी गई है, पोल्यूटेड रिवर की संज्ञा किसको दी गई, तो दामोदर। क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर जाती है, इसके किनारे क्या है? बहुत सारी कोल माइंस है। क्या है? कोल माइन से छोटा नागपुर प्लेट्यू से होकर जाती है, तो इसलिए क्या है? पोल्यूटेड रिवर है। कौन सी? दामोदर नदी। ठीक है, चलिए ये कहां पर जाके मिलती है? तो ये फुल्टा है वेस्ट बंगाल में एक जगह। फुल्टा में किससे मिल जाती है? हुगली में मिल जाती है। फुल्टा नामक जगह में किससे मिल जाती है? हुगली में मिल जाती है। ठीक है, देखो अभी हमारे पास समय का अभाव है, मैं हर बार ये कहता हूं, हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, ये तो हर एक चीज का हम पोस्टमार्टम करते हैं। बात समझ में आ रही कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसी तरह का रास्ता क्यों अपना रही है? ठीक है, ये एंटीसीडेंट रिवर है या ये सुपर इम्पोज्ड है या ये सिक्वेंशियल रिवर है, वो सब बाद की बात है। वो जब हम मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं वो तब की बात है। ठीक है, अभी हम प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी के दिमाग में ऐसी चीजें चल रही है कि ये सुपर इम्पोज्ड होगी या एंटीसीडेंट रिवर होगी या सिक्वेंशियल के भी फॉर्म में अगर देखें तो ये सिक्वेंट, इनसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, रीसिक्वेंट, इस तरह की कोई रिवर होगी, मतलब अनुवर्ती, परवर्ती, नवानुवर्ती, प्रतिवर्ती, ठीक है, अध्यारोपित, इस प्रकार की कोई नदी है, तो अभी उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? जितना मैं बता रहा हूं अभी उतना ही हम लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार हमारा जो है गंगा रिवर सिस्टम खत्म होता है।
बात समझ में आ गई? क्योंकि कल मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी थी, यहां पर एक चीज बता दी थी कि इसकी जो एक ये डिस्ट्रीब्यूटरी जा रही है, कहां पे जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, भागीरथी। क्या कहते हैं, भागीरथी। इसको ये कुछ, इसका कुछ भाग वेस्ट बंगाल में भी है, इस भागीरथी का कुछ भाग वेस्ट बंगाल में भी है, लेकिन इसका ज्यादा भाग बांग्लादेश में नहीं है, क्योंकि इधर से एक रिवर आ रही है, इधर से एक रिवर आ रही है, उस रिवर का नाम है, उधर से एक रिवर आ रही है भारत में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना। ये जमुना रिवर जब आके मिल जाती है किससे, किससे, भागीरथी से। किससे, भागीरथी से। मान लो यहां से बांग्लादेश स्टार्ट हो गया, ये यहां से क्या स्टार्ट हो गया, बांग्लादेश। तो जब भागीरथी किससे मिल जाए, जमुना से, उसके बाद बांग्लादेश में किसके नाम से प्रवाहित होती है, पद्मा के नाम से। किसके नाम से प्रवाहित होती है, पद्मा के नाम से। तो याद रखना, जब भागीरथी और जमुना आपस में मिले, उसके बाद ही कौन सी नदी बनती है, पद्मा बनती है। ठीक है, यही पद्मा आगे जाके फिर इसमें एक और रिवर आके मिल जाती है, जिसका नाम क्या है, मेघना। क्या नाम है, मेघना। और ये मेघना के नाम से अपना वाटर जो है वो गिरा देती है किसमें, बे ऑफ बंगाल में। अगर रियलिटी देखें तो बे ऑफ बंगाल में कौन जाके गिर रही है, मेघना। कौन जाके गिर रही है, मेघना। ना ब्रह्मपुत्र गिर रही है, ना गंगा गिर रही है, कौन गिर रही है, मेघना गिर रही है। बात समझ में आ गई? तो कहीं पर बहुत बार जब हम बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ आता है कि मेघना नदी का डेल्टा। बात समझ में आ रही, मेघना नदी का डेल्टा। लेकिन हम इसको सिंपल, क्योंकि दो नदियां अपना जो है बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आ रही है, और बेसिकली मेघना में इतना सेडिमेंट नहीं है। सेडिमेंट कौन लेके आ रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये बहुत दूर से फ्लो होके आ रही है। बहुत सारे इसने क्या करे हैं, बहुत सारे माउंटेन्स को काट के लेके आ रही है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये जो डेल्टा होता है ये कौन सी दो नदियों का है, इधर से जमुना आ गई और इधर से गंगा ही थी ये। तो ये डेल्टा किसका है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। और इस डेल्टा को हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। अब हमें बताना पड़ेगा कि इसका कितना परसेंट पार्ट इंडिया में, सुंदरबन डेल्टा का, और कितना परसेंट पार्ट बांग्लादेश में, कोई बता सकता है? ठीक है, इसका 60% पार्ट जो है वो बांग्लादेश में है, और 40% पार्ट इसका कहां पर है, इंडिया में है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इसी सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव इज बेसिकली अ इकोटोन काइंड ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, क्या होता है, एक इकोटोन होता है। वो जब हम नेचुरल वेजिटेशन पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, तब बात करते हैं कि ये ट्रॉपिकल में आता है, मतलब बेसिकली ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये। या बेसिकली इकोटोन का मतलब क्या होता है कि उसमें सी का भी रोल होता है। क्या होता है, सी का भी रोल होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म इकोटोन, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन। ठीक है, अभी आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि मैंग्रोव हमें कहां मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में। जहां मैंग्रोव होंगे वहां पे साइक्लोन ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाता है, सुनामी ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती है वो बहुत नीचे तक होती है, और वो उन ओशियनिक वेव्स को रोक देती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? जो एक सुंदरी नाम का एक पेड़ है, या सुंदरी नाम का एक वृक्ष है, वो भी हमें यही मिलता है। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखना वेजिटेशन से रिलेटेड, एक तो सुंदरी और एक मैंग्रोव्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंग्रोव यहां मिलते हैं, और भी कोस्टल रीजन्स में मिलते हैं मैंग्रोव्स। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हमने गंगा रिवर सिस्टम पूरा कर लिया। अब आते हैं हम ब्रह्मपुत्र पे। सॉरी, उसके बाद जो गंगा मतलब नीचे साइड जब मुड़ती है तो फिर हुगली रिवर स्टार्ट हो जाती है। हाँ, गंगा यहाँ पे मुड़ जाती है। हाँ, हुगली, फिर वो कहाँ, ये हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हुगली के नाम से, हुगली के नाम से ही गिरती है। कल मैंने आप लोगों को बताया तो था, गंगा सागर द्वीप बनाया था इसके किनारे। हाँ, डायमंड हार्बर शहर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र पे। किस पे आ जाते हैं, ब्रह्मपुत्र पे आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र पे आते हैं। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप देख सकते हो, देखो ये लिखा है गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी। ठीक है, ये फिर यमुना, सोन, टोन्स। लेकिन मेरी तरफ से भी और 2-3 चीजें मैंने ऐड कर दी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें बन सकती है। ठीक है,
गंगा नदी 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है इसको, ये सारी फैक्चुअल बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। कानपुर सबसे बड़ा शहर है, इसके किनारे बसा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्र पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? ब्रह्मपुत्र पे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है हमारी। ब्रह्मपुत्र को क्यों याद रखना? ब्रह्मपुत्र कहां से ओरिजिनेट होती है, कोई बता सकता है? तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। उस ग्लेशियर का नाम पता है किसी को? चेमा यांगडुंग। अब दो चीज है उससे रिलेटेड, दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, मैं दोनों बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीजें ना बुक में नहीं मिलती है। चेमा यांगडुंग, ठीक है। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मुझे ऐसा बताया गया कि हिंदी के छात्र यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी जिस चीज की मेजॉरिटी होती है तो उसी लिपि में लिखा जाता है। तो मैं देवनागरी लिपि में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, रोमन लिपि का कम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चेमा यांगडुंग ग्लेशियर कहाँ है? ये तिब्बत में। बेसिकली हम कह देते हैं कि ये कहां से निकलती है, कौन सी झील से निकलती है? झील का नाम क्या है? कौन सी झील से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। लेकिन अब झील में कहीं से तो पानी आ रहा होगा, तो अब एक और ग्लेशियर का नाम आता है, एक और ग्लेशियर का नाम है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? आंगसी ग्लेशियर। क्योंकि ये जो एक चेमा यांगडुंग है और एक आंगसी, तो ये ग्लेशियर के बिल्कुल अंदर अंदर से होके आती है नदी, बिल्कुल अंदर अंदर से होके आती है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल अंदर अंदर से चल के आती है। तो जब ये बाहर निकलती है तो पता नहीं चल पाता कि ये चेमा यांगडुंग से आ रही है और या आंगसी से आ रही है। तो एग्जाम में मेनली यही माना जाता है करेक्ट, लेकिन कहीं कहीं पर ये भी दिया गया है, ठीक है। तो आप दोनों चीजें क्लियर करके चलना कि आंगसी ग्लेशियर या चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? सभी को क्लियर हो गया? इसकी अब हम ट्रिब्यूटरी पे देखते हैं। अब आते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी पे। इसकी ट्रिब्यूटरी से पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको तिब्बत में क्या बोला जाता है? इसको तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो, ठीक है। और एक और नाम है तिब्बत में इसका, इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यारलुंग सांगपो। इंग्लिश में अगर लिखना है तो सांगपो की स्पेलिंग टी से आती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सांगपो, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट तो नहीं सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको जब ये इंडिया में इंटर करती है तो इंडिया में कहां से इंटर करती है? नामचा बरवा से, अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। नामचा बरवा से वहां पे क्या है? सिंटेक्सियल बेंड है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में अगर भारत का चाइना से वॉर होगा तो वो इसी को लेके होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हालांकि अभी तो चाइना चुप है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो जब ये ऐसे बहते हुए इंडिया में इंटर करती है तो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिहांग। कहीं कहीं पर दिहांग की जगह सिहांग भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिहांग बोलो या सिहांग, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब उसके बाद ये दिहांग सिहांग कहलाने के बाद में ये एक जगह है, कहां पर? असम में। असम मैदान में इंटर कर लेती है, असम में इंटर कर लेते हैं। क्यों? असम में क्या प्लेन्स है, तो वहां पे इससे बहुत सारी नदियां आके मिलती है, वहां पे इससे बहुत सारी नदियां आके मिलती है। असम में ही मेनली इसकी सारी ट्रिब्यूटरी है, इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो कहां पर है? असम में। तो जब ये असम में आके मिल जाती है तो असम में ये कहां से? सादिया से तो दुबरी तक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग याद मत रखना। सादिया से दुबरी तक ये मैदान बनाती है। क्या बनाती है? मैदान, प्लेन्स बनाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आप याद रख सकते हो कि असम के जो मैदान बने हैं, असम का जो प्लेन वाला रीजन है वो किसकी वजह से बना है? ब्रह्मपुत्र की वजह से बना है। असम के मैदान बेसिकली डिपॉजिटेड प्लेन है, तो वो किसने बनाए हैं? ब्रह्मपुत्र ने। यही रिवर जब धुबरी जो लास्ट स्टेज है असम का, वहां से ये किसमें इंटर कर जाती है? बांग्लादेश में। कहां इंटर कर जाती है? बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, ठीक है। तो बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना। बहुत बार हम कह देते हैं या हमारे पुराने लोग कह देते हैं कि हमारी जो तहजीब है वो गंगा जमुना तहजीब है या गंगा जमुनी तहजीब है। तो उसका मतलब क्या था? जब सब एक था, भारत पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश पहले क्या हुआ करता था? पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो कुछ लोग ईस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान मतलब गंगा से इधर वाले को सबको क्या बोल दिया जाता था कि ये गंगा की तहजीब के, उधर वालों को क्या बोल दिया जाता था? ये जमुना के तहजीब से, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? वो टोन में डिफरेंस होता था। तो यहां तक सभी को क्लियर है? अब इसकी ट्रिब्यूटरी देखते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी देखते हैं। तो इसकी भी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, यूपीएससी में तो एक क्वेश्चन से
पता नहीं क्यों फेमस हो गया है, मतलब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेकिन हम यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एमपीपीएससी। ठीक है, चलो लिखो फिर सबसे पहले इसकी ट्रिब्यूटरी लिखो आप लोग, सुबनसिरी। ठीक है, कौन सी? सुबनसिरी। मुझे जहां तक लगता है हमारा जो एक क्वेश्चन अगर आता है तो इतने रिवर्स हम पढ़ रहे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट सभी कैप्चर हो जाएगी हमारी। ठीक है, सुबनसिरी पहली, दूसरी कामेंग। ठीक है, दूसरी इसकी कौन सी रिवर है? कामेंग। ये लेफ्ट बैंक की बात कर रहा हूं मैं। अब जब हमने कोई बड़ी रिवर ली, चाहे मैंने इंडस की बात करी हो, चाहे मैंने गंगा की बात करी हो, तो हमने वहां पे राइट और लेफ्ट दोनों कैटेगराइज करके पढ़ा है, और अब ब्रह्मपुत्र में भी उसी सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी हो गई, मतलब इसको मैं सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले कौन सी हो गई? सुबनसिरी, फिर कौन सी हो गई? कामेंग, फिर हो गई धनसिरी। अगली कौन सी है? धनसिरी। अगली रिवर कौन सी हो गई? धनसिरी रिवर। ठीक है, अगली रिवर कौन सी हो गई? धनसिरी रिवर। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अगली कौन सी हो गई? धनसिरी। एक और इंपॉर्टेंट आ जाती है अगर पूछा जाएगा तो, एक और है बेकी रिवर। कौन सी रिवर? बेकी रिवर। बेकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एक और रिवर अगर मैं आपको बताऊं तो मानस रिवर। कौन सी रिवर? मानस रिवर। कौन सी रिवर? मानस रिवर या मानस नदी। ये मानस नदी क्यों याद रखना है? क्योंकि आप सभी लोगों ने मानस नेशनल पार्क या मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा। ये नदी मानस राष्ट्रीय उद्यान के वेस्ट से होके बहती है, पश्चिम से होके बहती है। बात समझ में आ रही है? कौन सी रिवर? मानस नदी। उसके बाद एक और रिवर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, छठी संकोश रिवर। कौन सी रिवर? संकोश रिवर। ये भी पूछा गया है शायद एमपीपीएससी में। ठीक है, संकोश रिवर भी पूछा है। ठीक है, संकोश किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। तो इतनी रिवर हमें, मतलब कौन सी हो गई? छठी हो गई है ना। एक और बची तिस्ता। ये तिस्ता के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। ये तिस्ता नदी इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो तिस्ता नदी है, ये पहले गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हुआ करती थी। मतलब ये पहले किस में जाके अपना पानी देती थी? गंगा। लेकिन ये ऊपर से अपना रास्ता बदल के, मतलब ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कुछ हलचल हुई है जिसके कारण इसने अपना रास्ता बदल दिया, और अब ये 1786, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, ठीक है, 1786 के बाद ऐसी कुछ घटना हुई जिसके कारण इसने अपना रास्ता बदल दिया, और ये कहां आना स्टार्ट हो गई? आपको ईयर याद नहीं रखना है। ठीक है, कहां आना स्टार्ट हो गई? ब्रह्मपुत्र में आना स्टार्ट हो गई, याद रखना। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि तिस्ता किसकी सहायक नदी है? अभी ब्रह्मपुत्र की। पहले किसकी हुआ करती थी? गंगा की हुआ करती थी। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली है। जो तिस्ता है वही कंचनजंगा से निकलती है, चोलामू लेक से निकलती है। ठीक है, हाँ, तिस्ता जो ऊपर से आ रही है ना अभी इधर से, हाँ, लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट बैंक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब दो रिवर और जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक तो दिहांग, मतलब इंपॉर्टेंट है, दिहांग और लोहित। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ने वाले। दिबांग, सॉरी, दिहांग नहीं बोलते उसको, दिबांग। क्या बोलते हैं? दिबांग और लोहित। कौन सी? दिबांग और लोहित। देखो, अगर क्वेश्चन आता है तो अलग ही नाम पता चल रहे हैं हमें कि थोड़े से तिब्बत वाले टाइप के या थोड़े से अरुणाचल प्रदेश वाले टाइप के नाम दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे तिस्ता, तिस्ता तो पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो सुबनसिरी, धनसिरी, ये दो नाम ऐसे दिख रहे हैं। उसके बाद मानस, उसके बाद आप देखो कामेंग। ठीक है, थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, थोड़ा सा किस साइड का लग रहा है? कि सिक्किम साइड का या जो नॉर्थ ईस्ट साइड का, उस साइड का लग रहा है। बेकी रिवर। ठीक है, तो आप लोग जो भी अपने हिसाब से कर रहे हो, आप इसको मैप में ड्रॉ करके करने की कोशिश करना, अगर लंबे टाइम तक याद रखना है तो। अभी एग्जाम को लगभग 3 महीने बाकी हैं, तो आज पढ़ लेंगे तो 3 महीने तक याद भी तो रहना चाहिए, है ना। या तो फिर ऐसा करना था कि ये एग्जाम के एक आध महीने पहले सीरीज स्टार्ट करनी थी, ऐसा कुछ अभी डिटेल में ही पढ़ना था। ऐसा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है तो सारे सब्जेक्ट कवर करना जरूरी है। ठीक है, और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जहां से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑलमोस्ट आपके ही नहीं, जो सीरियस स्टूडेंट है, जिसके थोड़े भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो 10 में से 9 क्वेश्चन हमेशा करेक्ट करके आता है। एक आध क्वेश्चन ही कोई ऐसा फंस जाता है, बाकी बहुत ईजी टॉपिक है ये। ठीक है, लेकिन बशर्ते कंडीशन क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके माइंड में मैप क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें रट थोड़ी पाओगे। ठीक है, एमपी के लिए कितना रटना पड़ता है, अब इसके लिए भी अगर रटना पड़े तो फिर क्या ही बचा है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमारा मेनली हिमालयन रिवर सिस्टम था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। हिमालयन रिवर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। यहां तक आई होप तो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हिमालय की जितनी भी नदियां थी, हिमालय की बेसिकली 3 नदियां हैं, उन 3 नदियों में भी जो अंदर की रिवर्स थी वो हमने कंप्लीट करने की कोशिश
की है। अब बारी आती है प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स की। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, यही रिवर बेवफा है थोड़ी, पेनिनसुला। हाँ ये तो बेवफा है, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये मैप वगैरह में आप सब देख सकते हो, ये सुबनसिरी है, ये कामेंग आ रही है, इधर से मानस आ रही है, तिस्ता आ रही है, ठीक है, बराक। हाँ एक और इंपॉर्टेंट लिखना, बराक, ये भूल गए हम लोग, चलो अच्छा हुआ मैप भला हो तो इसका, ठीक है, बराक। समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश वगैरह, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हो। उन्होंने वो पेपर दे दिया PDF। अच्छा पीडीएफ की जगह पेपर दे दिया आप लोगों को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम कुछ और मांगते हैं तो कुछ और मिल जाता है। ठीक है, हो सकता है हमारे मांगने का तरीका अलग हो। ये बात समझ में आ गई सभी को? चलिए अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों पर, पेनिनसुलर रिवर्स पर। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा इसको बाइफिग्रेट कर लेते हैं। ये इतना लंबा छोड़ा पढ़ने से पहले हम लोग इसको क्या देख लेते हैं, सबसे पहले बाइफिग्रेट करके देख लेते हैं। इसमें इतना ज्यादा नहीं है। चलिए, पेनिनसुलर रिवर्स जो है इसको हम 3 बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। कितने बेसिस पे पढ़ने वाले हैं? 3 बेसिस पे पढ़ने वाले। बेसिकली अगर पढ़ाते हैं तो 2 बेसिस पे ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एक तीसरा बेसिस भी बता देता हूं आप लोगों को, कभी क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, एक होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है, ठीक है, टुवर्ड्स अरेबियन सी, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, और एक बंगाल की खाड़ी। कहां? बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली रिवर्स। लेकिन इसी में एक और आती है अंतर्वर्ती, इनलैंड रिवर्स। कौन से रिवर्स? अंतर्वर्ती नदी। अंतर्वर्ती मतलब वो अंदर पता नहीं कहां चली जाती है ना, उसमें भी कुछ नदियां हैं, उसमें भी कुछ नदियां हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जब हम देखते हैं लूनी नदी के बारे में, तो लूनी नदी कैसी नदी है? अंतर्वर्ती। लेकिन हम कह देते हैं कि ये बंगाल की अरब सागर में जाके क्या हो रही है, गिर रही है। लेकिन वो अरब सागर से पहले ही पता नहीं कहां चली जाती है, क्योंकि जो जाती तो अरब सागर में ही होगी, पानी इतना कहां ले जाती है, क्योंकि वो जो जगह है वो मार्शी लैंड है, दलदली इलाका है। कैसा इलाका है? दलदली इलाका है। तो हमें लगता है कि ये गायब हो रही है, लेकिन अगर और ज्यादा बड़े लेवल पे देखें तो वो अरब सागर में ही जाती होगी। कहां जाती होगी? बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद में दूसरी नदी है लूनी नदी के अलावा सरस्वती। वो सरस्वती नहीं, ये सरस्वती अलग है। ये सरस्वती भी क्या हो जाती है? अंतर्वर्ती हो जाती है। क्या हो जाती है? अंतर्वर्ती हो जाती है। क्या हो जाती है? अंतर्वर्ती। तीसरी नदी है जो जिसका नाम है बनास। तीसरी नदी कौन सी है? बनास। तो ये 3 नदी हमें पता होना चाहिए, 3 नदी। अब वो जो नदी है वो पूर्वी बनास है, ये कैसी है? पश्चिमी बनास है। शायद इनको आप छोटी बनास और बड़ी बनास भी कहते हो आपके सेंस में, तो उसको क्या कहते हो, बड़ी बनास कि छोटी? ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी पूर्वी हो गई, ये पश्चिमी बनास। ये क्या हो जाती है? इनलैंड हो जाती है। ये क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी रिवर? इस साइड से जाने वाली रिवर, बंगाल की खाड़ी से जाने। एक बनास इधर आती है, एक पहाड़ी है जिसको हम कहते हैं अरावली। क्या कहते हैं? अरावली। अरावली से एक बनास इधर जाती है और एक बनास इधर आती है। ठीक है, समझ में आ गई सभी को बात? गुरु शिखर सुना होगा ना आप लोगों ने, उसके आसपास से गुरु शिखर जो है वो एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल है। ठीक है, मतलब वहां से ऐसे नदियां जाती है। ठीक है, जैसे हमारा अमरकंटक भी है कि नहीं, वहां से नदियां जाती है कि नहीं जाती है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी की नदियां। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। एक बार देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी। कावेरी, काली, पेन्नार। चलो सबसे पहली रिवर है हमारी स्वर्णरेखा नदी। ये कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ऐसा थोड़ी पूछता कि बंगाल की खाड़ी में कौन जाके गिरती है, ऐसा थोड़ी पूछेगा। उसको पता है कि इन लोगों को मैप पता होगा इधर का पूरा। ठीक है, ये सुवर्णरेखा, महानदी, ठीक है, फिर बूढ़ी बलंगा, ये सारी आपको पता होगा, लेकिन वो नहीं पूछता ऐसा।
ठीक है, वो पूछता है कि बताओ स्वर्ण रेखा नदी जो है इस पे कौन सा जलप्रपात है, कौन सा वाटरफॉल है? हुंड्रू, सुना है ना? हुंड्रू वाटरफॉल कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा है, ये नदी रांची के छोटा बड़ा, ठीक है, वो मैं इतना कुछ बताना नहीं चाहता हूं आप लोगों को। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे? पिछले ही साल एमपीपीएससी का क्वेश्चन ऐसा है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था या इससे भी रिलेटेड पूछा गया कि जमशेदपुर किस, ठीक है, तो जो टाटा नगर है जिसको जमशेदपुर कहा जाता है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, या फिर जो टिस्को है, टाटा इस्पात वाला जो रीजन है, उसको पानी कहां से, किस नदी से मिलता है? ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो, ये वाला जो रीजन है छोटा नागपुर प्लेट्यू में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो जब ऐसी इंडस्ट्री लगाने का प्रोसेस चल रहा था तो उनको लगाना तो ऐसा था कि जहां पे हमें कोल भी इजीली मिल जाए और रिवर भी इजीली मिल जाए, ऐसी रिवर ढूंढ रहे थे वो। ठीक है, तो ऊपर वाले रीजन में उन्होंने देखा उनको ज्यादा कोल भी मिल रहा था लेकिन रिवर नहीं मिल रही थी, पानी भी तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसे करोगे? ठीक है, तो उन्होंने यही लगाना इसको ज्यादा सही समझा। क्लियर है? टाटा नगर याद रखना है। उसके बाद अगली रिवर हमारी आ जाती है जिसको हम कहते हैं वैतरणी। ठीक है, वैतरणी रिवर जो है, वैतरणा अलग है और वैतरणी अलग है। ठीक है, वैतरणी भी किस में जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उससे रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वैतरणी किस में जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, उसके बाद अगली रिवर आती है ब्राह्मणी। कौन सी रिवर आती है? ब्राह्मणी रिवर। कौन सी रिवर? ब्राह्मणी। अब इस ब्राह्मणी के केस में, ब्राह्मणी रिवर के केस में एक ऐसा केस बनता है कि दो सरिताएं आके मिलती है तब जाके ब्राह्मणी बनती है। तो एक सरिता को कहते हैं कोयल, एक स्ट्रीम को क्या कहते हैं? कोयल। ठीक है, कोयल नदी, और दूसरी शंख नदी। जब कोयल और शंख नदी मिल जाती है तब कौन सी नदी बनती है? ब्राह्मणी। और ये किस में जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। वैतरणा अलग है, उस पर भी हम आएंगे। वैतरणा अलग है। वैतरणा बेसिकली क्या होता है, जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है वहां से दो नदियां निकलती है नासिक से, एक जो पूर्व की तरफ जाती है वो गोदावरी है और जो पश्चिम की तरफ जाती है वो कौन सी है? वैतरणा। ठीक है, तो अभी आएंगे उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, है ना? यहां तक सभी को समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? उसके बाद अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगली इंपॉर्टेंट रिवर जो है हमारी वो है महानदी। कौन सी है? महानदी। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, महानदी, कौन सी नदी? महानदी। महानदी जो है वो मैकाल पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? मैकाल श्रृंखला की सिहावा पहाड़ी से निकलती है। छत्तीसगढ़ में एक सिहावा पहाड़ी है, वहां से ये निकलती है। कौन सी? महानदी। ठीक है, और किस में जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें, मेरे बताने का सेंस ये है कि पाराद्वीप का नाम सुना है आपने, जिसको पैराद्वीप बोलते हैं? सुना है? क्या है ये? अरे बाप रे, नदी द्वीप? अरे बेटा ये पोर्ट है, बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि पाराद्वीप के उत्तर में किस नदी का माउथ है, किस नदी का मुहाना है? तो पाराद्वीप के उत्तर में, मतलब ऐसे उत्तर है ना, तो ये यहां आके अपना पानी गिरा देती है। कौन? महानदी। याद रखना, पाराद्वीप के उत्तर में ही अपना पानी गिराती है, नॉर्थ टू द पाराद्वीप। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीराकुंड। कौन सा? हीराकुंड। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ठीक है, कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। और ये भारत का सबसे बड़ा, बड़ा नहीं कह सकते, लंबा, सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा डैम है। क्या है? सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कौन सा? हीराकुंड। हीराकुंड बांध के जस्ट थोड़ा सा और पहले एक और बांध है जिसको हम बोलते हैं काकरा पारा। ठीक है, क्या बोलते हैं? काकरा पारा। ठीक है, कौन सा बांध है? सॉरी, काकरा पारा नहीं, उस पे
ताप्ती पर है। ये कौन सा, ये टिकरापारा है, सॉरी टिकरापारा है, टिकरापारा, टिकरापारा। ठीक है, एक और तमसा भी है, वो अपने काम का नहीं है। ठीक है, टिकरापारा याद रखना। ठीक है, टिकरापारा बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर। अब इसकी कुछ सहायक नदियां पता होनी चाहिए। देखो यहां से इंपॉर्टेंट सहायक नदियां चालू हो जाती है हमारी। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां पता होनी चाहिए। किसकी? महानदी की। ये महानदी इस तरह से बहते हुए आती है और यहां अपना पानी गिरा देती है। बात समझ में आ गई? इसकी कुछ सहायक नदियां हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली इसकी सहायक नदी है हसदेव। क्या नाम है इसकी सहायक नदी का? हसदेव। क्या नाम है? हसदेव। इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है जोंग। क्या नाम है? जोंग। इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है तेल। क्या नाम है? तेल। तो हमें इसकी सहायक नदियों के बारे में पता होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदी है ईब भी है, लेकिन ईब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ईब से इंपॉर्टेंट है सेवनाथ। ठीक है, सेवनाथ। ठीक है, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। बात समझ में आ रही है? हसदेव, जोंग और तेल। ठीक है, तो याद रखना हंस हंस के, ठीक है, हंस हंस के जो है सेव के साथ जोंग का महानदी में तेल निकल गया है ना। अब याद करने का तरीका जैसे भी आप लोग कर सको, निमोनिक्स तो बनाने पड़ेंगे। कैसे? हंस हंस के सेव के साथ जोंग का क्या निकल गया? महानदी में तेल निकल गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप जैसे याद रखना चाहे आप याद रख सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? उसके बाद अगली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आ जाती है हमारी गोदावरी। कौन सी आ जाती है? गोदावरी। तो अब हम आते हैं गोदावरी नदी पर। कौन सी नदी पे आते हैं? गोदावरी नदी पर आते हैं। किस पे आते हैं? गोदावरी। ठीक है, ये महानदी थी हमारी। ठीक है, सिहावा पहाड़ी से होता है, पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, तेल, जोंग नदी, महानदी। ठीक है, इसमें और इंटर ऐड कर लेना आप लोग। ठीक है, करना चाहो तो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसके बाद में हमारी कौन सी रिवर है? स्वर्ण रेखा हो गया है, लूनी। थैंक यू वेरी मच बोल रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये सीक्वेंस बिगड़ गया इसका थोड़ा पीडीएफ का। आगे बढ़े, अगली हमारी कौन सी है? गोदावरी। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि गोदावरी कहां से निकलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगर एमपी के कॉन्टेक्स्ट में बनेगा तो आपसे पूछेगा कि क्या गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में है? ठीक है, वेनगंगा। ठीक है, वर्धा भी बहती है मध्य प्रदेश, है ना। तो मतलब हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, है ना, हमें इतना पता है। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलिए, ये कहां से निकलती है? इसका ओरिजिन कहां से होता है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, नासिक में, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये निकलती है। कहां से? नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये निकलती है। कौन? गोदावरी। अब इसी पहाड़ी से देखो, मैप पढ़ रहे हैं तो दो चीजें याद होनी चाहिए। इसी पहाड़ी से दो नदियां निकलती है। ये जो पहाड़ी है ये कहां पे पड़ती है? नासिक में पड़ती है, लेकिन कौन से घाट पे? पश्चिमी घाट पर, वेस्टर्न घाट पे पड़ती है। अब वेस्टर्न घाट में, जब मैंने आपको बताया भी था शायद, वेस्टर्न घाट को जब हम देखते हैं तो वेस्टर्न घाट में ये जो पहाड़ी है, ठीक है, यहां से ये निकलती है और इसी पहाड़ी पे एक नदी और इस तरफ निकलती है। तो जो इस तरफ चली जाती है, मतलब जो पूर्व की तरफ चली जाती है, वो कौन सी है? गोदावरी। और जो पश्चिम की तरफ चली जाती है वो कौन सी है? वैतरणा। कौन सी है? वैतरणा। बात समझ में आ गई? वो कौन सी है? वैतरणा। वैतरणा, ये वैतरणा फिर शायद ये किसमें मिल जाती है? वैतरणा उस तापी उधर रह जाती है, थोड़ी सी ऊपर रह जाती है। वैतरणा किस में मिलती है? ये वापस इधर आ जाती है। आप लोग एक बार चेक करना, शायद ये तापी में मिलती है। चेक करो क्या आता है एग्जैक्ट, पता तो चले हमें। वैतरणा किस में मिलती है? वैतरणा शायद कृष्णा, नहीं, इतना टाइम लगता है? ओडिशा की वैतरणी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी।
वैतरणा का नहीं बता रहा, तो मुझे जहां तक लगता है वैतरणा जो है वो खुद गिर जाती होगी या ऐसा होगा। क्वेश्चन पता करो, क्वेश्चन क्या एग्जैक्ट क्या था। सर फिर उसने वैतरणी के बारे में पूछा। एक बार क्वेश्चन बताना मुझे, है ना, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे, ये वैतरणी पूछा है या वैतरणा पूछा है, ठीक है। नहीं वो तो देख लिया ना हमने, मैंने आपको बताया था ना, अभी बताया ना वैतरणी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, हम कहां पर थे, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, वहां से निकलती, कहां से, महाराष्ट्र से निकलती, कौन सी नदी, गोदावरी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी, पेनिनसुलर इंडिया कहां से स्टार्ट होता है, 22 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश के नीचे वाला क्या है, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अब उस 22 डिग्री नॉर्थ में नर्मदा भी आ जाती है, पता है आप लोगों को, नर्मदा भी आ जाती है, लेकिन नर्मदा से भी बड़ी नदी है कौन सी, गोदावरी। तो याद रखना क्वेश्चन पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है, सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अब और इसके सेंस में कुछ बातें हैं, जब हम किताबों में देखते हैं तो वहां बड़ा कंफ्यूज होता है, तो आप थोड़ा सा दिमाग खोल के मेरी बातों को सुनना 2 मिनट के लिए, ठीक है। इसको जो है वो दक्षिणी गंगा कहा जाता है, मैं अभी बताता हूं क्यों कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी गंगा। याद रखना इसको क्या कहा गया है, दक्षिणी गंगा। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा गया है, बात समझना, मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। दक्षिणी गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा जो है उत्तर में बहुत लंबा रास्ता तय करती है कि नहीं करती है, और ये पेनिनसुलर इंडिया में भी बहुत लंबा रूट ट्रेवल करती है। तो इस लंबे रूट ट्रेवल करने के लिए इसको गंगा की संज्ञा दी गई है, और उत्तर में वो गंगा और नीचे दक्षिण में ये गंगा। तो लंबी दूरी तय करने के लिए इसको क्या कहा गया है, दक्षिणी गंगा। बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई। इतनी दूरी तय करती है कि ये अंत में जाके बहुत अच्छा गंगा की तरह डेल्टा बनाती है, इसलिए इसको वृद्ध गंगा कहा गया है। क्वेश्चन क्लियर हो गए सारे, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। वृद्ध गंगा किसको कहा गया है, सीधे शॉर्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। वृद्ध गंगा किसको कहा गया है, गोदावरी को। दक्षिणी गंगा किसको कहा गया है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सदर्न गंगा, क्या बोलते हैं, सदर्न गंगा, ठीक है। एंड इसको इंग्लिश में वृद्ध गंगा ही लिखा गया है, अगर आप बुक वगैरह में भी देखोगे ना तो वृद्ध गंगा भी लिखा है। अगर आप एनसीईआरटी भी चेक करोगे ना, 11th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 35 चेक कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई, उसमें आपको वृद्ध गंगा ही लिखा हुआ मिलेगा। बात समझ में आ गई सभी को, यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ और चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा दोनों एक ही बात है ना, बूढ़ी गंगा भी लिखा हुआ जाए तो छोड़ के मत आ जाना, वृद्ध मतलब बूढ़ा ही होता है ना, हाँ ठीक है, कि सर ने वृद्ध बोला था, बूढ़ी तो बताया ही नहीं था, है ना, ऐसा मत करना। अब इसकी ट्रिब्यूटरी पे आते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी पे आते हैं। इसकी सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं, क्या देखते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी देखते हैं। सबसे पहली इसकी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को पता होना चाहिए, धरना। धरना जो है वो किसकी सहायक नदी है, देखो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी सारी ट्रिब्यूटरी, क्योंकि इसका कुछ अपवाद तंत्र कहां से आता है, मध्य प्रदेश से आता है, कहां से आता है, मध्य प्रदेश से आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को। धरना इसकी सहायक है। वेन गंगा, कौन सी, वेन गंगा, ठीक है। फिर पेन गंगा, वेन गंगा, फिर पेन गंगा। देखो अब देखो यूपीएससी क्या करती है पता है, वो गंगा के कॉन्टेक्स्ट में राम गंगा दे देता है, किशन गंगा दे देता है, वेन गंगा दे देता है, पेन गंगा दे देता है, और बताओ कि उत्तर से दक्षिण क्या सीरीज बनेगी, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा कि किशन गंगा कहां से निकलती है, थोड़ा ऊपर है, फिर राम गंगा थोड़ा नीचे है, तभी तो बता पाएगा। अगर 2 उसने बता दी तो 2 ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, ठीक है। तो गंगा के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो वेन गंगा फिर पेन गंगा, कितनी हो गई, धरना, वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, वर्धा और इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती इंपॉर्टेंट है ना, वर्धा, वर्धा और इंद्रावती, कौन सी, इंद्रावती, ठीक है। कौन सी नदी, इंद्रावती, ठीक है। कितनी हो गई, धरना, ठीक है, कौन सी है,
धरना, इंद्रावती और इंद्रावती, और एक लास्ट लिखो सबरी। ठीक है, हाँ ये सभी लेफ्टी की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबने समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। सर इंद्रावती important। हाँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये तीन तो आप लोगों को पता ही है। देखो ये तीन तो पता है ना? ठीक है, इंद्रावती और सबरी ने मिलकर धरना दिया था। ठीक है, बाकी तो पता है ना? इंद्रावती और सबरी ने मिलके जो है धरना दिया था, ऐसा याद रख सकते हो। वेन गंगा पेन गंगा की गोद में, मतलब गोदावरी में। बात समझ में आ रही है? ये आपको याद करने के निमोनिक्स इतनी चीजें याद नहीं होती, या तो मैप बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर आप लोग और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और अगर थोड़ा सीरियस हो, टाइम देना चाहते हो, तो इन्हीं सारी चीजों को एक ब्लैंक मैप लेना और उसमें ड्रॉ करने की कोशिश करना। 3-4 बार अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ये सब आपके दिमाग में छप जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, धरना, सबरी और इंद्रावती, ये सभी कैसी ट्रिब्यूटरी थी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। कैसी थी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। अब बारी आती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की। कैसी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की। इसमें इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है मंजरा। कौन सी हो जाती है? मंजरा। ठीक है, कौन सी? मंजरा। ये मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रमुख मतलब इंपॉर्टेंट, बड़ी। ठीक है, किसकी? गोदावरी की इंपॉर्टेंट प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? मंजरा। कौन सी है? मंजरा। ठीक है, एक और है प्रवरा, ये इंपॉर्टेंट है। गोदावरी अपने आप में याद करके चले जाना। अगर क्वेश्चन बनने का चांस सबसे ज्यादा है रिवर्स से, तो गोदावरी से बनने का चांस सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? और अगर वो ट्रिब्यूटरी ही पूछना चाहता है, उसकी इच्छा यही है, ठीक है, तो वो शुरुआत कर सकता है गोदावरी से। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, जो एग्जामिनर होता है ना, वो कॉपी या बुक खोल के थोड़ी बैठता है। ठीक है, उसको पूछना है कि गोदावरी, तो गोदावरी में कुछ अटपटे नाम होंगे ना। अटपटे समझ में आ रहा है? जैसे गंगा के सेंस में पुन लगता है कि नहीं अटपटा? ठीक है, फाल्गु। ठीक है, तो ऐसे ही नाम जो एंडे वेंडे टाइप के होते हैं वो सबसे पहले दिमाग में आते हैं। ठीक है, जैसे आपकी भी क्लास में अगर किसी का ऐसे का नाम हो तो वो सबसे पहले दिमाग में है। कोई ऐसा पुराना ओल्ड नाम हो, नया नाम हो तो वो भी दिमाग में है। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, तो जो वो भी इंसान ही है, मनुष्य ही है, तो उसके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ नाम आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ना जो मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा अटपटा लग रहा है, तो उसको और ज्यादा स्ट्रेस डाल के पढ़ना। क्लियर है यहां तक सभी को? कौन सी? मंजरा, प्रवरा और मूल, ये सभी कैसे ट्रिब्यूटरी है? राइट। अगर आपको राइट और लेफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं उलझना है, नहीं पूछता इतना क्वेश्चन वो डीप में कि राइट कौन सी लेफ्ट कौन सी, ठीक है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि पैटर्न कब चेंज हो जाए उसका। ठीक है, इसलिए मैं सारी अपनी तरफ से मतलब सिक्योरिटी बना के चल रहा हूं। यहां तक सभी को समझ में आ गया कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, तो इसी प्रकार हमारी गोदावरी खत्म होती है। अगली इंपॉर्टेंट रिवर स्टार्ट होती है हमारी कृष्णा। कौन सी स्टार्ट होती है? कृष्णा रिवर स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कृष्णा रिवर पर। किसमें? प्राणहिता बच गई, सॉरी, रियली सॉरी। प्राणहिता भी लिख लेना इसकी। ये इसकी राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्राणहिता। ठीक है, हाँ राइट साइड एक थी नहीं, कितनी सारी बताई? मंजरा, प्रवरा, मूल, 3 बताइए ना। मंजरा, प्रवरा और मूल। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अब कृष्णा पे आ जाए। चलिए इसको रफ कर दे। चलिए, कृष्णा थी हमारे इसमें क्या? नहीं थी। इसको जब गंगा बोल दिया था, कावेरी को क्यों? बस अब मैं जब कावेरी बताऊंगा तब बताऊंगा ना ये बात। सस्पेंस तो रहना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, वो पवित्रता के आधार पर बोलता है, बातें उस पर, क्योंकि वो प्लेट्यू वाले रीजन से बहती है और वहां पानी ज्यादा होता नहीं है, तो भाई प्लेट्यू में पानी बहुत नीचे मिलता है ना। अभी आता हूं मैं, उसको समझा दूंगा आपको पूरा। ठीक है, इस प्यार को क्या नाम दे अपन? आधा है ही नहीं इसमें। ये रही कृष्णा गोदावरी यहाँ है। ठीक है, चलो कृष्णा नदी कहां से निकलती? मैंने बताया था महाबलेश्वर से। कहां से? महाबलेश्वर से। देखो दक्षिण भारत की 3 प्रमुख नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। ये तीनों कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से। कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से। तो अगर आपने पश्चिमी घाट अच्छे से पढ़ा है, जो कि मैंने पढ़ाया है, अच्छे से ही पढ़ाया है, ठीक है, तो पश्चिमी घाट में आपने सबसे ऊपर देखा था त्र्यंबकेश्वर, तो त्र्यंबकेश्वर से कौन निकल गई?
गोदावरी। और थोड़ा नीचे आओगे तो सर आपने बताया था कि दक्षिणी सह्याद्री पड़ता है, उसी दक्षिणी सह्याद्री में ब्रह्मगिरी पहाड़ी पड़ती है। क्या पड़ती है? ब्रह्मगिरी। उसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन निकलती है? कृष्णा। कौन सी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, चलिए ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है। वेरी गुड। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है एलोपोजी और एक होता है एपोलॉजी। जब इंसान जानबूझ के या मतलब बिना सोचे गलती करते मतलब ऐसा, तो उसको बोलते हैं एलोपोजी, मतलब मजाक वाली बात है, ये मेरा सेंस है। और ऐसा कि हाँ वास्तविकता में गलती हो गई तो वो एपोलॉजी होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कृष्णा नदी पे आते हैं। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। ये कहां है महाबलेश्वर? महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, मैंने कावेरी बता दिया आप लोगों को। महाबलेश्वर कहां है? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। यहां तक समझ में आ गया? महाबलेश्वर कहां है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो पहली कौन सी थी? गोदावरी। ठीक है, कृष्णा कौन सी नदी है? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। कौन सी रिवर है? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। कहां की? प्रायद्वीपीय भारत की। कहां की? प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, इसके रिलेवेंसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे मैप आप लोग भी बनाया करो अगर आप लोगों की इच्छा होती है तो। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? गोदावरी। आंध्र प्रदेश में जाके किस में मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, एक और नदी यहां से निकलती है, कृष्णा। ठीक है, ये दोनों डेल्टा बनाती है और इन दोनों का डेल्टा इतना अच्छा हो गया है कि आपस में मिल गया है। कुछ बात समझ में आई? बहुत पास पास में आ गया, इन दोनों का डेल्टा आपस में मिल गया है। किनका? ठीक है, तो इनके डेल्टा को, इनका जो डेल्टा वाला क्षेत्र है बीच वाला, इसको बोला जाता है केजी बेसिन। कृष्णा और गोदावरी बेसिन। ठीक है, क्या बोला जाता है? केजी बेसिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक और इंपॉर्टेंट टर्म, ये केजी बेसिन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अब बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर एक झील है, एक अंतर्वर्ती झील है। अंतर्वर्ती मतलब इनलैंड लेगून झील है। इस बात को समझना, अभी 2 मिनट समझना। ठीक है, यहां पे एक झील है, उस झील का नाम है कोलेरू। क्या नाम है? कोलेरू। ये कोलेरू झील, पहले मान लो ये हमारा ओशियन है, तो ये पहले यहां हुआ करती होगी। बात समझ में आ रही? लेकिन इन नदियों ने अपना डेल्टा ले लेके इसके आसपास क्या कर दिया? पूरा एक डेल्टा वाला क्षेत्र बना दिया। तो अब इसका ओशियन से कांटेक्ट ही नहीं रहा। तो जब ओशियन से कांटेक्ट नहीं रहा तो वो झील क्या हो जाती? इनलैंड हो जाती। कल मैं झील पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वहां मैं और अच्छे से बताऊंगा कि इनलैंड। सांबर कैसी झील है? इनलैंड, खारे पानी की है, होती है इनलैंड झील, लेकिन खारे पानी की वो भी मतलब मेन एरिया में, आपके मेन एरिया में होना, उसको हम बोलते हैं इनलैंड सलाइन लेक। क्या बोलते हैं? इनलैंड सलाइन लेक, अंतर्वर्ती लवणीय झील। क्या बोलते हैं? अंतर्वर्ती लवणीय झील। तो याद रखना, कोलेरू कैसी है? अंतर्वर्ती लवणीय झील है। अब लेगून नहीं है, ये किताबों में अभी भी लेगून लिखा है, लेकिन लेगून नहीं है। कैसी हो गई है ये? अंतर्वर्ती हो गई है, क्योंकि आसपास क्या बन गया? पूरा अवरोधक बन गया एक लंबा चौड़ा। किसका? केजी बेसिन का। किसका? केजी बेसिन का। तो कोलेरू झील कहां है? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा पर। कहां पर है? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा पर है। बात समझ में आ गई सभी को? इतनी क्लियर है? इतनी बात सभी को? चलिए अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो इसमें हम लेफ्ट राइट में नहीं उलझने वाले हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो इसकी सबसे पहली सहायक नदी की हम बात करेंगे तो वो है कोयना रिवर। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? कोयना बताए क्या? कोयना रिवर में एक बार भ्रंश प्रक्रिया हुई थी, डैम बना दिया था हमने। तो आप लोगों को पता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर भूकंप आने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन जब हमने यहाँ पे डैम बना दिया तो भ्रंश के कारण इस वाले इलाके में भूकंप आ गया था। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? इतनी बात समझ में आ गई? इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक है, उसके बाद अगली सहायक नदी है मालप्रभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मालप्रभा और घाटप्रभा। ठीक है, मालप्रभा और घाटप्रभा दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। उससे भी इन दोनों मतलब ये तीनों चार, मैं
मतलब है तो बहुत सारी, लेकिन हम छांट छांट के लेके आए हैं कि ऐसे नाम जो उसको अच्छा लगे एग्जाम वाले को, ठीक है, और थोड़े इंपॉर्टेंट भी हो, ठीक है। तो घाट प्रभा, उसके बाद में एक और नदी आती है हिंडकन। कौन सी? हिंडकन नदी। कौन सी नदी? हिंडकन नदी। ये भी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इनमें से तुंगभद्रा। जब हम डैम प्रोजेक्ट वगैरह पढ़ेंगे ना तो तुंगभद्रा के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी है? कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा और हिंडकन और तुंगभद्रा, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से इसको याद कर लेना। कौन कौन सी एक बार हम रिवाइज करते हैं? कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा और हिंडकन, ठीक है। याद रख लोगे आप लोग? ठीक है, चलिए इतना हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? कृष्णा नदी के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आते हैं कावेरी पर। किस पे आते हैं? कावेरी रिवर पर। ये लिखिए कावेरी यहां पर, ठीक है। क्या लिखिए? कावेरी लिखिए। ये कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इसको यहां पे एक वर्ड ध्यान से देखना, यहां पे क्या लिखा हुआ है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। गंगा ऑफ साउथ इंडिया। बात समझ में आई? क्या कहा जाता है? गंगा ऑफ साउथ इंडिया। अब इसके पीछे मैं आपको सारी बातें बताता हूं। अब हम थोड़ा ध्यान से एक बार थोड़ा सा आराम से पानी वानी पी लेते हैं, है ना, उसके बाद शुरू करते हैं। सर जैसे थोड़ी बहुत बोली किस्मत रही तो स्टेट को ही पूछ लेगा कौन कौन से स्टेट से जाएगा। नहीं 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 नहीं, इतना तो क्या ही पूछेगा। जैसे बड़ी नदियों का कभी पूछ भी ले, छोटी नदियों का तो क्या ही पूछेगा वो, उसको तो फिर वो सीधी सी बात है, कट ऑफ गिराने वाली बातें हैं वो तो, है ना। मतलब अब इससे डिटेल में वो और क्या ही पढ़ना, वो तो उसकी कुछ और इच्छा है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े हम लोग। अब इसको हमने क्या बोला? दक्षिण भारत की गंगा। जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो यहां है ब्रह्मगिरी हिल्स, यहां से ये निकलती है और तमिलनाडु में चली जाती है। कहां चली जाती है? तमिलनाडु। आप लोगों को पता है तमिलनाडु, एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ये जो रिवर है ये सदा नीरा है। क्या है? सदा नीरा। क्या है? सदा नीरा। मतलब इसमें हमेशा पानी बना रहता है। इसमें क्या रहता है? हमेशा पानी बना रहता है। अब हमेशा पानी बना रहने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि ये ब्रह्मगिरी हिल्स, मतलब ब्रह्मगिरी हिल्स पे आपको पता है कि 6 महीने साउथ ईस्ट मॉनसून चलता है। चलता है कि नहीं चलता है इधर? मतलब जो आपका 3-4 महीने 5 महीने पानी आता है वो साउथ ईस्ट मॉनसून से आता है। फिर ये जब कहां इंटर करती है? ये तमिलनाडु कोस्ट में इंटर करती है, तमिलनाडु में इंटर कर जाती है। तो आप लोगों को पता है इधर से भी पानी आता है, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून से आता है कि नहीं आता है? तो इसलिए ये दोनों तरफ के मॉनसून से पानी रिसीव करने के कारण इसकी कैटेगरी जो है वो, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सदा नीरा। बात समझ में आ गई? अब अगर कोई रिवर सदा नीरा है तो उस पर लड़ाई होना सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां वाटर शॉर्टेज है, पानी की संभावनाएं कम है, क्योंकि वो कैसा हिस्सा है? पुराना हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स है, वो मेटामॉर्फाइज हो गई है, उनमें कायांतरण हो गया है। तो उन चट्टानों से पानी का रीस कर नीचे जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो पानी बह के चला जाता है, ठीक है। तो वहां अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल की समस्या होती है। तो इस भूमिगत जल की समस्या होने के कारण ये नदी जब पूरे दक्षिण भारत में सदा नीरा होती है, तो इसीलिए गंगा की तरह इसे क्या कह दिया जाता है? पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा। समझ में आ गई बात? इसको पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है, उसको लंबाई के आधार पर दक्षिणी गंगा कहा गया है। सर ओनली ऐसा आ गया कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, इसलिए तो मैंने लिखा है। अगर ये लिखा हुआ आ गया तो आप क्या बोलोगे? अगर दक्षिणी गंगा लिखा हुआ आया तो गोदावरी। इसीलिए तो मैंने दोनों चीजें क्लियर की थी, ठीक है। गंगा ऑफ साउथ इंडिया वो ये है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर पेनिनसुलर इंडिया की गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा क्या है ऐसा? तो आप इसमें बोलोगे सीधी सी बात है गोदावरी, सबसे बड़ी ठीक है, बड़ी वो है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब ये एक ऐसी नदी है जिसके कारण अंतरराज्य, इंटरस्टेट डिस्प्यूट है। क्या है? इंटरस्टेट, क्योंकि कर्नाटक को भी पानी चाहिए और किसको चाहिए? तमिलनाडु को भी। तो कर्नाटक क्या कर लेता है? रोक लेता है, सॉरी कर्नाटक क्या कर लेता है? पानी को रोक लेता है। तो कर्नाटक में पानी पहुंच नहीं पाता है,
तो कर्नाटक वाले नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस विवाद को जल विवाद, जल नदी विवाद जो है उनके पास ले जाया गया। अब तो कम है, लेकिन पहले जब ये विवाद होता था, जब इसमें कोर्ट में हियरिंग होती थी ना, तो कर्नाटक की बस तमिलनाडु में जला दी जाती थी और तमिलनाडु की बस कर्नाटक में जला दी जाती थी, ऐसा होता था, ठीक है। तो बहुत खतरनाक वाला ये विवाद था, और अब तो इस विवाद को मतलब लगभग सुलझा लिया गया। ऐसा लगता था कि दो देश लड़ रहे हैं आपस में, राज्य नहीं, ठीक है, ऐसा हो गया था भारत के अंदर। तो याद रखना, अंतरा राज्य विवाद, इंटर स्टेट डिस्प्यूट को लेके कौन सी रिवर फेमस है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अंतरा राज्य जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेके कौन सी रिवर फेमस है, कावेरी रिवर फेमस है। कौन सी रिवर फेमस है, कावेरी रिवर फेमस है, ठीक है। इसको जो है तमिलनाडु में पवित्र नदी माना जाता है, बहुत होली रिवर है, ये पानी तो है नहीं, ठीक है। इंसान जिस चीज से डरता है उसको भगवान मान लेता है, ठीक है। जैसे सांप से डरता है तो उसको भगवान मान लेता है, ठीक है। वैसे पानी नहीं आया तो उससे भी तो डरना पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, भगवान, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये क्या है, पवित्र नदी है, कौन सी, कावेरी नदी, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां हम आज देख लेते हैं, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियां आप लोग लिखो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी सहायक नदियां, ठीक है, लेकिन फिर भी अब जब हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ दें, ठीक है। इसकी सबसे पहली सहायक नदी है हिमावती। क्या है, हिमावती। कौन सी है, हिमावती। इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है, हिमावती। दूसरी इसकी सहायक नदी है सुवर्णती। कौन सी है, सुवर्णती। इसकी दूसरी सहायक नदी कौन सी है, सुवर्णती, ठीक है, सुवर्णती, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो मैं तीन बता देता हूं, हिमावती, भवानी और अमरावती। ये अमरावती पूछा जा सकता है अगर पूछेगा कभी तो, ठीक है। अमरावती किसकी सहायक नदी है, यही वो अमरावती है, ताप्ती की भी हो सकता है। ये अमरावती जो आपका तेलंगाना वाला रीजन है ना, ये वो वाली अमरावती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारी कुछ एक आध दो चार रिवर और बची है, क्योंकि आपने नर्मदा, तापी और कौन सी रिवर, नर्मदा, तापी और माही वगैरह इनके बारे में तो पढ़ा ही है, ठीक है। अब बच्ची कुछ लूनी बची है, एक आध बची है भरतपुजा, ठीक है। ये दो चार रिवर के बारे में कल 2-5 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे, और कल हम झील और डैम वगैरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे। आप चलिए इसको बंद कर दीजिए कैमरे को।